हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक लव बैच में, जहां पे केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री पूरा का पूरा होगा। अभी हम फिजिकल कर रहे हैं, ऑर्गेनिक भी बहुत जल्द स्टार्ट होगा और इनऑर्गेनिक भी पूरा होगा। तो कंप्लीट पैकेज यहाँ पे होने वाला है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, धुआं मचाते हैं। और अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट किया था और आज अपन लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। अभी तक अपन ने खूब सारी बातें कर ली, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर लिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर लिया। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में दोस्त। और वो स्पेक्ट्रम कितनों को याद है? गया स्पेक्ट्रम, जल्दी से बताओ। जी एक्स यूवी इन मिस्टेक्स कितनों को याद है? पूरा का पूरा विजिबल वाला 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। कितनों को याद है ये सब चीज? जल्दी से बताओ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने करी थी कि किस तरीके से स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है किसी वेव में। किस तरीके से वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट होता है। ये सब बात हमने करा था, एकदम याद है? फटाफट से बोल दो सर, लास्ट क्लास एकदम मजेदार याद है। अब तो बात आगे की करते हैं। यस सर। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में अपन ने कवर किया, थोड़ा सा बात उसका करेंगे। और आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज पढ़ने हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सी भी इसमें मिसिंग है यार, सी के एस। हाँ, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही मजेदार इफेक्ट्स है ये दोनों, अपन पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा पूरा का पूरा। राइट, चलिए शुरू करते हैं, धुआं उड़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात अगर करूं, ऊपर खूब सारे न्यूमेरिकल से जो करेंगे, किसका बात करें अपन? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का बात करने से पहले मैं कुछ करना चाहता हूं। चलो पहले करते हैं कुछ। चलो सर करते हैं कुछ। हुआ क्या, हमने अभी पढ़ा था क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में याद है? अभी हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने क्या देखा? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या देखा कि ये वेव दो तरीके के फील्ड का कॉम्बिनेशन है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉम्बिनेशन है, एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। और ये दोनों कॉम्बिनेशन है। देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्या है? कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का। देखो 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 देखो, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। ओके सर। और दूसरा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। देखो, मजेदार समझ रहे हो तुम लोग? ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। तुम्हें मैंने ये चीज बता दिया था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को। और क्या बताया था? ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। बहुत शानदार सर। अब तुम देख पा रहे हो, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये सब बात लास्ट क्लास में करा था। थोड़ा सा वार्म अप सेशन हो रहा है, फटाक से अब बात आगे की करेंगे। इसके पास एनर्जी होता है और मोमेंटम होता है। अब बात यहां से निकल के आई, जब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, हाइड्रोजन का डिस्क्रीट जो जो स्पेक्ट्रम मिला हाइड्रोजन का, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन नहीं। वो कैसा मिल गया? डिस्क्रीट मिल गया, अलग अलग जगह मिला। लोगों ने बोला कि यार ये जो वेव है, ये तो कंटिन्यूअस इन नेचर का है। हर एक तरीके का वेवलेंथ की पॉसिबिलिटी यहां पे हमने देखा है कि नहीं? वेव का हमने स्पीड देखा, वेव का हमने फ्रीक्वेंसी देखा, वेव का हमने वेवलेंथ देखा। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिला, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिला। तो लोग परेशान हो गए उस टाइम पे कि यार ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ये समझ नहीं आ रहा था लोगों को। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब जैसे कि कोई भी बॉडी है, एनी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर रेडिएट्स। क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है एनर्जी को। वो जो रेडिएशन एनर्जी का है, उसका जब ग्राफ बनाया गया, तो वही बहुत ही भयानक चीज आया, जिसको ये कंटिन्यूअस चीज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव वाला नेचर था, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था भैया। वो डिस्क्रीट चीजों से एक्सप्लेन हो रहा था। तो यहां पे फंस गया जाके चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेव नेचर है, उससे कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, और वो है फोटो इलेक्ट्रिक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा था।
किससे सर? वेव नेचर से। तो लोगों को प्रॉब्लम आ गई, अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या। तब आए हमारे प्लैंक साहब। प्लैंक साहब ने बोला कि देखो बच्चों, अभी तक जो तुम पढ़ रहे हो ना वेव नेचर में, उसमें एक चीज का दिक्कत था जो अब मैं बताता हूं। लोगों ने बोला बताओ। बोला एक्चुअल में एक चीज है कॉल्ड क्वांटा। इसने सबसे पहले नाम दिया क्वांटम। क्वांटा, ये क्वांटा क्या है? बोला देखो मैं बताता हूं। ये क्वांटा एक एनर्जी का पैकेट है जो डिस्क्रीट पैकेट है। अच्छा, लोगों ने बोला ठीक है बताओ। तो इसने सीधा आके क्या बोला? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। पहले समझो, बेसिक चीजों को पहले समझो, इसीलिए तुम लोग फंस जाते हो। क्वांटा क्वांटा करने लगेगा प्लैंक्स आके, थ्योरी का नाम भी दे देगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तुम्हें समझ ही नहीं आएगा भैया ये क्वांटा क्या है, क्यों क्वांटम आया। ये क्वांटम यहां से आया। इसने बोला कि डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोला इसने? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। इज कॉल्ड क्वांटा। क्वांटा समझ में आ गया तुम लोगों को बहुत ही आसान से? ठीक है, इसने सबसे पहले क्वांटा को डिफाइन कर दिया। लोगों को मजा आया? ठीक है, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को इसने क्वांटा बोला। और लाइट के केस में इसी क्वांटा का नाम है फोटोन। इन द केस ऑफ लाइट, यही तो तुम लोगों को दिक्कत होता है, तुम लोग बेसिक चीजें नहीं समझते हो ना। फोटोन क्या है? कुछ भी नहीं है। दिस इज अगेन डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी बट फॉर लाइट। तो लाइट के केस में यही क्वांटा का एक स्पेशल नाम है कॉल्ड फोटोन। तो फॉर लाइट वेव, देखो यहां पे फॉर लाइट, ये जो लाइट है तुम्हारे पास, इस लाइट के लिए फॉर लाइट discrete packet of energy is, for light discrete packet of energy is called photon। अच्छा, अब आया मजा सर। ये जो डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी है, इसको क्या बोलती है दुनिया? जल्दी बता दो मेरे दोस्त, इसको क्या बोलती है दुनिया? सर बोलती है फोटोन। ये क्या हुआ? जी का खत्म हो गया क्या? इज भी खत्म हो गया? ऐसे कैसे हो गया भैया? डी का डी खत्म हो गया। डिस्क्रीट discrete packet of energy is called क्या? is called photon। तो फोटोन क्या है? ये भी एनर्जी का पैकेट है। क्वांटा क्या है? ये भी एनर्जी का पैकेट है। ये इन जनरल किसी भी वेव के एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिसको हम क्वांटा बोलेंगे। अच्छा, और इसको क्या बोलेंगे? फोटोन। तो जब तुमने फोटोन और क्वांटा समझ लिया तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये एनर्जी का पैकेट की बारे में बात कर रहा है और वेव के छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है और एक फोटोन के पास कितना मोमेंटम होता है, या एक क्वांटा के पास कितना एनर्जी होता है और एक क्वांटा के पास कितना मोमेंटम होता है, ये दोनों एक ही तरीके का बात करेगा। अच्छा, अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये भी आखिर क्या है? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके पास क्या है? वेवलेंथ है। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है। ये क्या है? वेवलेंथ है। बहुत बढ़िया। ये भी किससे चल रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। और ये भी फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। इसका मैंने तुम्हें खूब सिखाया है। क्या 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 सर? क्या क्या क्या? स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा? जल्दी से बता दो। बताया था मैंने, यूनिट एंड डायमेंशन से वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। और ये मैंने खूब तरीके से याद करवा दिया है तुम्हें। कभी भी तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी निकालना है, जल्दी से बताओ क्या करोगे? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ को याद करना है और इसी से सेट कर देना है। सर बहुत शानदार, बहुत मजेदार, दमकदार, चमकदार चीज हमें समझ में आया है सर। बोलो बेटवा, जब बात समझ में आई, पूरा सेट हो रहा है दिमाग। तो यहां से चीजें जो आगे बढ़ी है, जरा देखना, यहां से जो चीजें आगे बढ़ी वो अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे आ गया। तो क्वांटा लिख दो या फोटोन लिख दो, ज्यादा लोड मत लेना तुम लोग, क्योंकि ये भी एनर्जी पैकेट की बात कर रहा है, ये भी एनर्जी पैकेट की बात कर रहा है। दोनों का एनर्जी और मोमेंटम सेम होता है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ होता है। और कोई भी जो वेव की बात हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये जो लाइट है, ये भी लाइट क्या है एक्चुअल में? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जल्दी देखो, लाइट इज एन इलेक्ट्रो, देखो 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 देखो, मैग्नेटिक वेव। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अरे रे 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 रे, बहुत शानदार, दमकदार, चमकदार बात। तो ये सब चीज अब बता दिया कौन? तुम्हारा प्लैंक्स। तो अब आ गया है भैया, क्या आ गया है सर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मेरे दोस्त। अब आ गया क्या? प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, ANTUM, क्वांटम थ्योरी।
बोलो मजा आ गया क्या? यस सर, बहुत शानदार, दमकदार, चमकदार चीज। ये हो गया क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी का पहला चीज हम पढ़ने वाले क्या? ईच फोटोन हैज अ एनर्जी, ईच फोटोन हैज अ मोमेंटम। तो ये दो चीज जो हमने समझा है यहां पे ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। ईच फोटोन हैज एनर्जी, ईच फोटोन हैज मोमेंटम, ये दो चीज हमने सीखा है। जल्दी से देखते चलो, कुछ पॉइंट्स में सिखाते चलूंगा। अब कोई भी वेव है तो इसके पास वेवलेंथ है, इसके पास जो एनर्जी होगा उस एनर्जी को हमने क्या बताया? एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इसी सी बाय लैम्डा को अभी तुरंत सिखाया, हम न्यू भी बोलते हैं, पीछे फिर था। इसी को बोलते हैं एच न्यू, यानी कि न्यू है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। इस एच को क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी कि कोई भी जो हमारे पास अभी वेव है, समझ में आ रहा है, उसके पास एक एनर्जी है जिसका वैल्यू क्या है? एच सी बाय लैम्डा, या फिर क्या है? एच न्यू, या फिर इसको और भी तरीके से कुछ लोग बोल देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। एच बाय लैम्डा होता है मोमेंटम, तो पी इंटू सी भी होता है, ये भी एक अलग कहानी है, बताऊंगा अभी। ये होता है पी इंटू सी। तो तुम्हें एक बहुत ही शानदार चीज बता दूंगा कि एक्चुअल में ये जो मोमेंटम है, ये जो एनर्जी है, ये वाला एमपीसी वाला एनर्जी, और ध्यान से देखो, और दूसरा जो एमसी स्क्वायर वाला एनर्जी है वो नेट एनर्जी होता है, और उसका रिजल्टेंट डिसाइड करता है कितना एनर्जी हो। लेकिन वो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने छोड़ दिया है, नेट एनर्जी नहीं लिखा तुम्हारे लिए। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? नेट एनर्जी को मैंने क्या किया? छोड़ दिया है तुम्हारे लिए। क्या बोलना चाह रहे हो सर, एक बार और बोलो। जैसे कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी इस दुनिया में, चाहे वेव हो या पार्टिकल हो, उसका जो नेट एनर्जी होता है, नेट एनर्जी, चाहे मान लो एम मास है और ये मान लो स्पीड ऑफ लाइट के रेंज में जा रहा है, सी के रेंज में जा रहा है, मान लो, बात समझ में आ रही है? तो स्पीड ऑफ लाइट के रेंज में जाएगा तो ये इसके अंदर वेव नेचर भी होगा, लैम्डा भी होगा। इसके पास एक मोमेंटम होगा जिसके टर्म्स में एनर्जी जो होगा वो पीसी होगा। तो इस दुनिया में ऐसा पार्टिकल जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को रखता है, ऐसे पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाद में प्रूफ हुआ। बाद में जब तुम्हें एक्सपेरिमेंट हुआ डेविसन जर्मर का, तब ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ हुआ? कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक मासिव पार्टिकल है, उसके पास वेव कैरेक्टर है। लेकिन उससे पहले अभी जमाना चल रहा है भाई, दुनिया में पता ही नहीं है कोई एक वेव हो सकता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है। सबसे पहले इसी जनता ने बताया था। क्वांटम थ्योरी में ही आया कि डिस्क्रीट नेचर है एनर्जी का, और वो डिस्क्रीट नेचर जो है वो एक्चुअल में पार्टिकल का नेचर है। तो यहां से थोड़ा थोड़ा लोगों को फील आना शुरू हो गया कि ये जो वेव है इसके पास पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव बिहेवियर भी है। तो ये जो दो चीजें आके बोल दिया ना प्लैंक्स ने, कौन कौन सा चीज? एक तो क्वांटा और दूसरा फोटोन। यहीं से लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि इसने बोला डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। जब ये वेव है तो कंटिन्यूअस एनर्जी होना चाहिए, बोला नहीं 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 नहीं, एनर्जी का एक छोटा 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 पैकेट है। और जब छोटा 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 पैकेट है तो वो क्या हो सकता है? वो पार्टिकल चीज की तरह हो सकता है, अलग अलग एनर्जी को बता रहा है। तो यहां से वेव से पार्टिकल की फील आने लगी। ओके सर, बहुत शानदार। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोल रहा है? लाइट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि लाइट मैंने लिख दिया इसलिए फोटोन वर्ड यूज किया। अगर इन जनरल वेव यूज करूंगा तो क्वांटम यूज करूंगा। तो कोई भी वेव जो होगा वो कंसिस्ट ऑफ क्या होगा? क्वांटा। क्वांटा। अगर वेव यूज करूंगा तो वर्ड क्या यूज करूंगा? क्वांटा। अगर लाइट यूज करूंगा तो क्या यूज करूंगा? फोटोन एज अ एनर्जी, और ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा एच न्यू और पीसी। नेट एनर्जी जो होता है वो आइंस्टाइन ने बताया, वो होता है क्या? पीसी का स्क्वायर प्लस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट अंडर। देखो ये किसी भी चीज का नेट एनर्जी इस तरीके से होता है। अच्छा, और ये जो क्वांटा है, वेव है, इसका रेस्ट मास, ये जो फोटोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। इसका रेस्ट मास कितना होता है? 0। अभी मैं नीचे लिखा हूं, टेंशन मत लो। इसका एम नॉट 0 होता है इन द केस ऑफ फोटोन। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। तो जब ये 0 हो गया तब ये वाला टर्म ही खत्म हो गया, ये पीसी का स्क्वायर का रूट हुआ, और एनर्जी ऑफ द फोटोन जो हो गया वो पीसी हो गया। कितनों को मजा आ गया? जल्दी से फटाफट से। ये पीसी का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो गया, और यहां से सर आपने बता दिया बड़ा ही शानदार चीज। क्या बता दिया? जल्दी से बता दो। ये पीसी हो गया, यही मैंने लिखा है यहां पे। यानी कि ये एनर्जी जो है वो वेक्टर सम है पीसी का और एम नॉट सी स्क्वायर का। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, और इसका यूनिट भी एनर्जी का ही है, क्योंकि इसको स्क्वायर किया फिर रूट किया। ओके सर,
यानी कि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लिया ये एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में है और हर एक के फोटोन के पास जो एनर्जी है वो hc बाय लैम्डा है। ऐसे ऐसे अगर 10 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे ऐसे 20 होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करना, ऐसे ऐसे n नंबर्स ऑफ फोटोन है तो n से मल्टीप्लाई कर देना। ये जितने भी फोटोन्स हैं वो फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटोन है क्या? एक पार्टिकल ऑफ लाइट है जो स्पीड कितने से चल रहा है 3 इंटू 10 का पावर 8। इसको करोगे तो क्या लिखा हुआ है ये 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अच्छा, इन वैक्यूम, वैक्यूम में इसका स्पीड कितना है 3 इंटू 10 का पावर 8, यानी कि हर एक फोटोन के पास एनर्जी है hc बाय लैम्डा। एक फोटोन का ऐसे ऐसे 10 फोटोन होगा तो 10। इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर n नंबर ऑफ फोटोन है तो उसके पास कितने एनर्जी होंगे n hc बाय लैम्डा। बोलो हाँ है ना। अब दूसरा चीज हमने देखा कि ये जितना भी फोटोन है उसका जो रेस्ट मास है वो कितना है 0 है, यानी कि फोटोन डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट बोल सकते हो, लेकिन ये लाइन कोई बढ़िया नहीं है, बकवास है। हमें रेस्ट मास ऑफ द फोटोन जो है वो क्या है 0 है, यानी कि इसका जो एनर्जी होगा फोटोन का वो हमेशा वेवलेंथ के ही टर्म्स में होगा या फिर फ्रीक्वेंसी के ही टर्म्स में होगा। ये क्या है ईच फोटोन का एनर्जी है, किसका है ईच फोटोन या ईच क्वांटा का। ईच क्वांटा, हर एक क्वांटा के पास एनर्जी कितना है जल्दी से बताओ, या फोटोन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो फोटोन भी लिख सकते हो। ईच क्वांटा या ईच फोटोन के पास एनर्जी कितना है hc बाय लैम्डा या h। ठीक है, अगर मान लो n नंबर ऑफ फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटोन है या n नंबर ऑफ क्वांटा है, n नंबर ऑफ फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटोन है या n नंबर ऑफ क्वांटा है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ एनर्जी का, एनर्जी क्या हो जाएगा n h c बाय लैम्डा, या फिर क्या होगा जल्दी से बताओ n h। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? तो जल्दी से व्हाइट टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग, फटाक फट से झटाक झट से। ये क्लियर हो गया भैया? हाँ सर, ये जो फोटोन का जो स्पीड है या ये जो क्वांटा वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा, फोटोन सीधा समझो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोटोन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, उसका एक पैकेट है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसे समझो फोटोन क्या है डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कितने स्पीड से चलता है सर? ये लाइट के स्पीड से चलता है, c स्पीड से चलता है। इसका स्पीड कितना है जल्दी से बताओ, इसका स्पीड कितना है जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट c। इसके पास जो एनर्जी है वो कितना है, वो hc बाय लैम्डा है, और ये जो स्पीड है वो इंडिपेंडेंट है दुनिया के किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, यानी कि इसका स्पीड अल्टीमेट स्पीड है और इससे ज्यादा स्पीड दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, और ये स्पीड 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, जो कि मैंने यहां पे तुम्हें लिखा कि स्पीड इसका ये है। बात को आगे बढ़ाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने क्या समझा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी जो होगा वो न्यू के बराबर होगा। अरे यार बोलो जल्दी से, एनर्जी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। बोलो क्या बात समझ में आई, मजा आया, अच्छा लगा? यस। और इसी फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज किया तो ये c बाय लैम्डा लिख दिया था मैंने। अब यहां पे देखो ध्यान से, ये जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड याद रखना है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि h का वैल्यू 6.62 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना हमें, जूल में ये वर्ड है। c का वैल्यू पता है हमें कितना 3 इंटू 10 का पावर 8। c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, e क्या है एनर्जी ऑफ फोटोन है या क्वांटम है, कोई भी क्वांटा का एनर्जी है, कोई भी क्वांटा का एनर्जी है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। जहां भी फोटोन है वहां क्वांटा तुम्हारे दिमाग में अब आ जाना चाहिए, जहां भी फोटोन है वहां क्वांटा तुम्हारे दिमाग में अब आना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी के पैकेट्स का जो 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 एनर्जी पैकेट्स है उसी का नाम है। लाइट के केस में फोटोन है और इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्वांटा है। बहुत शानदार सर, बहुत मजेदार। अब एक ज्ञान की प्राप्ति कर लो यहां से, जब भी कभी तुम इस एनर्जी को निकालोगे तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी है। हाँ सर क्या है,
E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। अब सुनो ध्यान से, ये लैम्डा अगर नैनोमीटर में है, लैम्डा अगर नैनोमीटर में है तो ये एस सी का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है। एच और सी को मल्टीप्लाई करो, सी का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फिर इसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो। तो ये एच सी का आज के बाद से एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और लैम्डा याद रखना इस टाइम पे नैनोमीटर, ये याद रखोगे क्या, काफी यूजफुल है। लेकिन याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला चीज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद है तुम लोगों को, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चीज क्या बन जाएगा, जूल में बन जाएगा पूरा का पूरा। गेटिंग बच्चा लोग? तो ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, तो इस एचसी का वैल्यू होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। बहुत शानदार। यहां पे जब हमने समझ लिया है सारा, तो अब हमारे पास आ गया है एक चीज और, क्या सर, मोमेंटम। अभी तक आपने देखा कि लाइट के पास एनर्जी है, अब आप क्या देखेंगे, लाइट के पास मोमेंटम भी है। कितना है मोमेंटम सर, तो मोमेंटम इज गिवन बाय पी, और वो पी किसके बराबर है जल्दी से बताओ, एच बाय लैम्डा। पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये मोमेंटम्स के टर्म्स में, किसके टर्म में है जल्दी से बताओ, मोमेंटम के टर्म में। अब यहां पे देखो, इसी को मैं एक और चीज कर सकता हूं, इसको अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं लिख दूं सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मैं क्या कर सकता हूं, एच सी बाय लैम्डा, और सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, दोनों खत्म हो जाएगा। हाँ सर, ये एच सी बाय लैम्डा क्या है जल्दी से बताओ, ई। तो मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला मैंने बता दिया, तुम जल्दी से बताओ क्या, ई बाई सी। मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला बता दिया मैंने, ये एच सी बाय लैम्डा ई हो गया, ई डिवाइडेड बाई सी। ये भी मोमेंटम का फॉर्मूला है, एच बाय लैम्डा भी मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो ये बड़ा ही शानदार चीज बता दिया मैंने कि इसके पास एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है। फोटोन जहां पे लिखा वहां पे तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, क्वांटा। अच्छा सर, ओके, ये एनर्जी का पैकेट है, एक है तो ऐसे ऐसे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई। बहुत शानदार। अब देखो, द फोटोन मे गेट्स और एब्सॉर्ब्ड, फोटोन जो होगा वो एब्सॉर्ब भी हो सकता है या फिर उसको तुम इमिट भी कर सकते हो। वो एब्सॉर्ब भी हो सकता है और इमिट भी कर सकते हो। इसीलिए नंबर ऑफ फोटोन मे नॉट कंजर्व, फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं होगा, बट एक फोटोन के पास जितनी एनर्जी है, जितना मोमेंटम है, वो कंजर्व रहेगा। बट एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन और क्वांटा, कुछ भी लिख दो, ऑफ फोटोन, और तुम्हें पता ही है फोटोन का मतलब ही हमारे लिए दूसरा क्या होता है, क्वांटा, इज कंजर्व्ड। एनर्जी और मोमेंटम दोनों इसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। याद रखना, ये क्या होगा, कंजर्व रहेगा, याद रखना। एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहेगा। बहुत शानदार चीज बात कर रहा हूं, क्लियर हो रहा है, पक्का। लेकिन 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 मेरे दोस्त, फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि वो एब्सॉर्ब भी हो सकता है और नया निकल भी सकता है। बहुत शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब ये जो चीज इतना मैंने पढ़ाया है अभी के टाइम पे, ये तुम्हारा है फोटॉन्स का क्वांटम थ्योरी, जो किसने दिया था हमारे लिए, प्लैंक्स ने दिया था भैया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर है, टेंशन मत लो, सारे पीवाईक्यू का कवरेज है। जरा सा पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी, 2014 का क्वेश्चन है, देखो। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल कॉरस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। देखो ये नैनोमीटर में। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू पता ही है 6.63 या 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अभी सिखाया ऊपर में, अरे अभी सिखाया ना अभी तुरंत ऊपर में यार, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल अभी तुरंत सिखाया आपने, यहाँ पे लिखा भी था। हाँ 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 हाँ, 6.62 या 10⁻34 या 6.63 क्वेश्चन में दे दिया तो वो लेंगे। यानी कि सर अब आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये देखो ये सही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्या। हाँ, बोला कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल, एनर्जी क्या लिखोगे, अरे सर वेवलेंथ है तो लिखेंगे एच सी बाय लैम्डा। अब जूल है तो ये नैनोमीटर को खत्म करना पड़ेगा भैया,
तो नैनोमीटर को खत्म कर देते हैं। यहां पे देखो एक तो तरीका है कि एचसी का वैल्यू क्या होता है, देखो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और ये क्या है 45 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर नैनोमीटर खत्म कर दो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से मल्टीप्लाई करो, तो 1240 को 45 से डिवाइड करो और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो, यही हो जाएगा आंसर। एक तो ये तरीका है, कर लो जो तुम्हें आसान लगे, ये फर्स्ट है, तुम्हें डबल ए आर्मी बना देता हूं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच का वैल्यू लिखो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी का वैल्यू लिखो 3 इंटू 10⁸ और डिवाइड कर दो लैम्डा पर 45 से। लेकिन ये जूल और ये मीटर पर सेकेंड में है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना। ये नैनोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये सब ऐसा ही है, तो यूनिट एनर्जी का जूल में निकलेगा, ये जो निकलेगा वो किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा। बोलो मजा आया क्या? कैसे सर? ये हो गया जूल सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, सेकेंड खत्म, ये मीटर और ये मीटर खत्म, क्योंकि नैनोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है मेरे दोस्त। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तुम करो, मैं नहीं कर रहा भैया, या इसको करो, करके बताना तो ये दोनों सेम आ रहा है क्या। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो जरूर कमेंट करके अभी बताओ। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर तुमने नहीं सीखा तो समझो तुम निपट गए दोस्त, क्योंकि केमिस्ट्री में ये सब आना है अच्छा खासा। तो तुम्हें कुछ स्टैंडर्ड चीज पता होना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बता देना सर हम ये आज के बाद से याद रखेंगे, एच और सी का मल्टीप्लीकेशन ये होता है, तो कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.363 इंटू 10⁻⁻34, ये तो पता ही है सर। अगला बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, ये क्या है भैया, नैनोमीटर, ये एन क्यों है, ये गलती से है क्या, मुझे लग रहा है ये गलती से है, शायद ये गलती से, ये एन क्यों है, गड़बड़ तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, 2013 में देखो पूछा ये वाला। 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है which value is closest to the wavelength in nanometer। अब वेवलेंथ हमें नैनोमीटर में चाहिए, of a quantum of light with frequency 6 into 10⁻15 second inverse। अच्छा, बड़ा अच्छा आसान बोला, इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा फिर सी का, क्योंकि क्या पूछा है क्वेश्चन वालों ने, बोला वेवलेंथ बताओ और बोला फ्रीक्वेंसी दे देता हूं मैं और बोला स्पीड भी दे देता हूं मैं। ये तो तुम्हें अभी तुरंत पढ़ाया था यार मैंने कि सी, ये जो स्पीड होता है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर वेवलेंथ निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे। हाँ सर ये तो तुरंत हो गया। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है जल्दी से बता दो बेटा, 3 इंटू 10⁸, उसमें 17 लिख रखा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ सही सही बोल रहे हो, वो नैनो ही है, नैनोमीटर है ये, मीटर नहीं है, नैनोमीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नैनो ही था दोस्त, अपन गलत समझ रहे थे, ये नैनोमीटर पर सेकेंड है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं या रहने देते हैं। चलो 3 इंटू 10⁻17, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर पर सेकेंड ही है, और यहां पे क्या है फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻15, 6 इंटू 10⁻15, और ये क्या है यूनिट, देखो सेकेंड इनवर्स है, तो ये यूनिट का बड़ा अच्छा लफड़ा होता है केमिस्ट्री में, देखो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 2 जा 6, ये हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, और ये ऊपर गया तो 17 में से 15 गया तो 10⁻2, और ये नैनोमीटर है तो नैनोमीटर ही रखो। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, इसको सेट करो पहले, ये पॉइंट रहो तो हो गया कितना, पॉइंट रहो तो हो गया 1 और 1 10, और ये हो गया 100, 100 में ये खत्म करो तो हो गया कितना 50 नैनोमीटर आंसर आ गया। देखो कितना आसान तरीके से तुम कर पा रहे हो, सिंपल सा फॉर्मूला है भैया, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा, मोमेंटम ई बाय सी या मोमेंटम एच बाय लैम्डा, बस वैल्यू पुट करते जाना है, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू फ्रीक्वेंसी, और आंसर आता जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में पूरा भर भर के आएगा। चलो अगला एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस, द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अरे बाप रे, देखो 2003 का क्वेश्चन और अभी जो 2013 का क्वेश्चन था दोनों सेम है, तो ये तो तुम उड़ा दोगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट दे दिया मैंने इस बार सी, और क्या दे दिया यहां पे देखो द वैल्यू ऑफ द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। इसीलिए मैं बोलता हूं हर एक पीवाईक्यू सॉल्व करो, एक भी मत छोड़ो। देखो किस तरीके से यहां पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, यहां पे आया मजा, देखो क्या मजेदार क्वेश्चन आ गया भैया। वेवलेंथ इन नैनोमीटर 2003 का क्वेश्चन और 2013 का क्वेश्चन दोनों सेम ही तो है,
बोल रहा है क्वांटम ऑफ लाइट विद द फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 का पावर 15। तो सर ये तो हम 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, 2 डालेंगे, ता डालेंगे सर। अभी तुरंत आपने बताया है लैम्डा जो होगा वेवलेंथ भैया, लैम्डा जो होगा वेवलेंथ भैया वो c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। ये पढ़ाया था आपने अभी तुरंत। c का वैल्यू पता है, अपन घर में करेंगे, 3 इंटू 10 का पावर 8 है इस बार, और न्यू का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 8 इंटू 10 का पावर 15 है। इस बार ये नैनोमीटर में नहीं होगा, ये मीटर में आएगा। फिर उसको नैनो में 10 का पावर -9 से करना, समझ आएगी नहीं। इस बार यूनिट किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि ये भी एसआई है, ये भी एसआई है। पिछले वाले में क्या किया, चेंज कर दिया, ये वाला चेंज करने के चक्कर में क्या हुआ, नैनोमीटर यहीं पे दे दिया था, तो आंसर नैनोमीटर में सीधा आ गया। लेकिन अगली बार नैनोमीटर में नहीं आएगा, पूछा तो नैनोमीटर में है लेकिन ये दे दिया मीटर में, तो मीटर में ही आएगा। तो उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना, 10 का पावर -9 से मल्टीप्लाई करके। आया समझ में? जल्दी से कमेंट करके बता देना हाँ सर हम 4 रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक और देखो 2000 का क्वेश्चन है। बोल रहा है फॉर गिवन एनर्जी इज इक्वल टू दिस जूल। एनर्जी दे दिया, कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पूछा है, ये नैनोमीटर में है, तो एनर्जी क्या हो गया जल्दी बताओ, hc बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा इधर गया, तो अब देखो तुम फटाक से झटाक से टटाक से देखो इधर, तो लैम्डा hc का वैल्यू लिखो, h का वैल्यू इस बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.2 इंटू 10 का पावर -34, c का वैल्यू 3 इंटू 10 का पावर 8। ये हो गया पूरा का पूरा एसआई में चल रहा है। बोलो आ रहा है समझ में, क्या आ रहा है क्या? और लैम्डा इधर गया तो एनर्जी नीचे, एनर्जी कितना है 3.03 इंटू 10 का पावर -19। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, जरा सा देखो तो, ये कैंसिल आउट हो गया 3 से, है ना, 3 से कैंसिल आउट हो गया 1.01, और ये 1.0 ये 6 में गया क्या, जल्दी देखो तो, लगभग मान लो ये 6 के टर्म्स में चला जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा 6.6 मान लो, तो 6.6 के आसपास आ रहा है, ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 1 है तो 6.5 मान लो। ये समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? 0 1 है ना, तो एक को 6 टाइम्स में मल्टीप्लाई करता तो 6 होता, पॉइंट और पॉइंट तो खत्म हो गया, तो ये एग्जैक्ट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या हो जाएगा एग्जैक्ट बताओ, 6 करोगे तो 6 ही आएगा, बोलो। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्या बोलते हो? तो 6 के करो तो ये 606 हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो कितना करने वाले हो तुम, जल्दी से बताओ कितना करने वाले हो? 6.5 मान लो यहाँ पे, बोलो हाँ है ना, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ। 6 के आसपास मान लेते हैं, चलो छोड़ो, ऐसे ऐसे कर देते हैं, 6 हो गया, और ये 19 ऊपर गया, और ये 8 भी है, तो इसको लिखोगे 6 इंटू 10 का पावर -34, ये हो गया +8, और ये ऊपर गया तो +19, तो 19 और 8 कितना होगा जल्दी से बताओ, 27, 27 और 34 गया, कितना बचा 7, तो 10 का पावर 7। अभी यूनिट क्या है वो चेक करो, क्या नैनोमीटर है? नहीं सर, अभी तक ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो चीज निकल के आया है हमारे पास 6 इंटू 10 का पावर -7, ये मीटर में है, नैनो में करोगे तो और 10 का पावर -9 हो जाएगा, 6 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 10 का पावर -9 मीटर हो जाएगा, तो ये 9×7=16 हो गया, तो 6 इंटू 10 का पावर -16 नैनोमीटर हो गया ये। बोलो मजा आया क्या तुम लोगों को? कितना आया? इसी को कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? जल्दी से बोलना, जल्दी से बोलना। ये मीटर में है, मीटर में है ना भैया तू? हाँ मीटर में हूं मैं। तो अब क्या है, इसको जूल को डिवाइड किया तो कितना हो गया जल्दी से बताना, 6 इंटू 10 का पावर -7 मीटर है। तो यहां पे मैंने कुछ कैलकुलेशन का कर दिया भंडा फोड़। इधर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो देखना, 6 इंटू 10 का पावर -7, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से डिवाइड कर दूं? हाँ सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 7, और ये -2, तो कितना हो गया भैया -9, तो ये हो गया 600 इंटू 10 का पावर -9 क्या मीटर, और ये 10 का पावर -9 को मैं नैनो बोल देता हूं, तो ये लगभग हो गया 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर कहीं पे ऑप्शन आ रहा है? एक ही जगह आ रहा है यहां पे, और 600 से थोड़ा सा ज्यादा ही होता, तो 600 से ज्यादा यहीं पे आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला एकदम सही है, सब कुछ एकदम सही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। तो 6.62 इंटू 10 का पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 8 एसआई यूनिट में,
ये भी एसआई यूनिट में है दोस्त, देख लो यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ एसआई यूनिट में है। ये वाला ये एनर्जी है और ये क्या है, एच का वैल्यू है। ये क्या है, सी का वैल्यू है, एच लिखा, सी लिखा, एनर्जी का वैल्यू लिखा जूल वाला, सब एसआई में निकला। ये सब एसआई एसआई एसआई, इसीलिए मीटर लिखा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दिया, या 100 से डिवाइड करने के चलते ऊपर में गया तो ये -9 हो गया। 10 का पावर -9 को ही दुनिया क्या बोलती है, जल्दी से बता दो, नैनो। तो इसको मैं नैनो से कन्वर्ट कर सकता हूं, ये तरीका है। सीखा है वाला तरीका भी याद रखोगे, मीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने। कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, पक्का? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे, जो सिर्फ दो चीज की बात कर रहा था भैया, एक मोमेंटम की बात कर रहा है और दूसरा एनर्जी की बात कर रहा है। अब क्या है, क्या जहां तक हर एक बच्चा हर एक चीज समझ लिया हो तो जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो फटाक से, जल्दी से बोल दो। तो गर्मी रख रहा है ना यार, और बस अच्छा का हो रही, ठीक है। अब देखना आगे की कहानी। अब आया द ग्रेट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके, लेकिन इससे पहले हर्ज ने बता दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना। लेकिन हर्ज का फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना जो था वो एक्चुअल में किसका था बताओ? वो अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया था, वो लाइट का यूज नहीं किया था। फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना आइंस्टाइन से पहले बता दिया था, नहीं बताया था सर, हर्ज ने। ये आइंस्टाइन से पहले फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना बता दिया था। तो आइंस्टाइन को हटा देता हूं, हाँ ये भी हटा देता हूं। तो ये चीज पहले ही बोल दिया गया था, लेकिन ये लाइट नहीं बोला गया था। आया समझ में? लाइट नहीं बोला गया था, ये लाइट नहीं बोला गया था। क्या बोला गया था, क्या बोला था हर्ज ने कि अगर कोई भी एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के पास अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को यूज करें, यूवी लाइट उसने यूज कर दिया था, यूवी लाइट, इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, फोटोन को यूज करके ये नहीं किया था। तो लाइट जब पड़ती है, किसने किया था? हर्ज ने किया था इस एक्सपेरिमेंट को। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसी को हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी कि फोटोन जिसके पास एनर्जी है hc बाय लैम्डा या फिर मोमेंटम है, इस एनर्जी को ही खाया, और ये इसका एक एनर्जी होता है जिसे बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये जो एनर्जी है वो इस एनर्जी को ओवरकम किया, और जो बचा हुआ एनर्जी है उससे काइनेटिक एनर्जी लेके निकल गया। ये बताया था, पहले ही बता दिया था, किसने? हर्ज ने। हर्ज एक्सपेरिमेंट करके बता दिया था क्या कि एक मेटल सरफेस पे अगर एक वेवलेंथ, एक स्मॉल वेवलेंथ का या फिर सफिशिएंटली लार्ज फ्रीक्वेंसी या सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, ऐसा क्यों सर? स्मॉल वेवलेंथ क्यों यूज करता है? क्योंकि वेवलेंथ कम करोगे, लैम्डा कम करोगे तो एनर्जी ज्यादा होगा। लार्ज फ्रीक्वेंसी क्यों बोलता है? क्योंकि एनर्जी जो होता है वो एच न्यू होता है। अगर तुमने यहां पे एक सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ या लार्ज फ्रीक्वेंसी का एक वेव को इंसिडेंट किया, तो ये इस मेटल का एक चीज होता है कॉल्ड वर्क फंक्शन। उतने एनर्जी को ओवरकम करने के बाद जो बचा हुआ एनर्जी है, उससे बचे हुए एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी ये निकल जाएगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? When ultraviolet of sufficiently low wavelength falls on the metal surface, electrons are ejected. This phenomena is called photoelectric effect and can be understood in terms of the particle nature of light. यहीं से कहानी शुरू। तो ये जो फिनोमेना है इसे पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है, वेव नेचर इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसे, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के फिनोमेना। तो कुछ फिनोमेना जो पहले आया, जैसे कि मान लो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आया, जैसे कि पोलराइजेशन का फिनोमेना आया, जैसे इंटरफेरेंस जो हमने वेव को कराया, वो सब वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा था। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता है। ये किससे एक्सप्लेन होता है? पार्टिकल नेचर से। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टीन दिया, उसने फॉर्मूला भी दिया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। हर्ज ने इतना ही बोल के कहानी को खत्म कर दिया। लेकिन जब आइंस्टाइन आया तो आइंस्टाइन ने पूरा दंगल मचा दिया भैया, नोबेल प्राइज तक ले लिया। उसने बोला
ये कोई जो मेटल सरफेस है, इसमें जो फ्री मेटल सरफेस के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने बोला व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ, ये लाइट का यूज आइंस्टाइन ने ही किया था। व्हेन लाइट, क्या किया इसने, लाइट को यूज कर दिया किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए, और इस तरीके से बोला कि ये लाइट जब सफिशिएंटली लो वेवलेंथ का इसके ऊपर अटैक करेगा तो इस मेटल का वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी जाएगा और जो बचा हुआ एनर्जी है उससे ये काइनेटिक एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया आइंस्टाइन ने, ये जो बोला है, ये जो फिनोमेना है कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्या क्या है फिनोमेना ये, व्हेन मेटल सरफेस, व्हेन light of sufficiently low wavelength falls on the metal surface, electrons are ejected। ये जो बात बोला आइंस्टाइन ने वो किस पे है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे। जो एनर्जी मैंने दिया वो दो जगह गया, एक तो इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन होता है। ये वर्क फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी घर में, तुम्हारा दोस्त आ गया, तुम क्या उसके साथ चल दोगे घूमने, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि वो जो तुम्हारा एक इन्वायरमेंट क्रिएटेड है उसका एक एनर्जी है जिससे तुम अपने घर के अंदर ही रह रहे हो। लेकिन कोई जो आया है दोस्त, वो खतरनाक दोस्त है तुम्हारा, एकदम BMW मर्सिडीज लेके आया है, पापा उसे पहले से जानते हैं तो पापा भी अलाउ कर देंगे, फिर तुम चले जाओगे। यानी कि आने वाले के पास अगर तगड़ा एनर्जी है ना भैया, वो ओवरकम कर देता है घर के एनर्जी को और फिर तुम दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हो। याद रखना, घर का एनर्जी हमेशा ज्यादा रखना, तो घर वाले लोग बाहर निकल जाते हैं यदि बाहर वाला ज्यादा एनर्जी दे। तो ये बोला आइंस्टाइन ने भैया क्या, कि ये जो सफिशिएंटली लो वेवलेंथ का एनर्जी है वो दो जगह गया, एक वर्क फंक्शन में गया और दूसरा काइनेटिक एनर्जी गया। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहां, ये जो इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने, ये केमिस्ट्री में ना बच्चों को पता ही नहीं होता, मतलब पता नहीं, किताब में भी नहीं लिखता है, टीचर भी नहीं बताते हैं, तुम लोग निपटे पड़े रहते हो। मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो तुम्हें बोला गया है E = 5 + K, E = 5 + K, इसमें जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ध्यान देना, तभी इस K के बारे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सर ये काइनेटिक एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन का है बताओ। क्या ये जो छत के ऊपर सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी मिला सट से बाहर निकल गया उसका, या फिर ये कुछ इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन का, इसको इस इलेक्ट्रॉन का इसको मिला एनर्जी, या आया टकराया खूब आज, फिर आया टकराया खूब आज, फिर आगे निकला, ये किसका एनर्जी है, क्या ये लाल वाले का है या ये उजला वाले का है, ये बताओ। ये इक्वेशन में ये एनर्जी किसका है। यानी कि आइंस्टाइन ने जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी उसमें कोई स्पेशल इलेक्ट्रॉन का बात किया क्या उसने, या किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर दी, नहीं, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं है। ये एक स्पेशल एनर्जी की बात किया है आइंस्टाइन ने, जो कि सिर्फ इसकी बात कर रहा है, इसका, तभी एनर्जी कंजर्वेशन है यहां पे, क्योंकि जो तुमने दिया एनर्जी, अगर वो कोलिजन हुआ तो थोड़ा लॉस हुआ एनर्जी का कोलिजन में, फिर एक और बार कोलिजन हुआ, एक और बार एनर्जी लॉस हुआ, फिर जो बचा हुआ एनर्जी है वो यहां पे होगा। तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हुआ ना, कि जो एनर्जी दिया तुमने वो ये फाइ में गया और ये टक टक जो दो बार किया उसमें भी तो थोड़ा लॉस हुआ एनर्जी, उसका एनर्जी का कैलकुलेशन कहां पे है, नहीं है। ये तुम्हारे केमिस्ट्री वाले बुक में भी नहीं लिखता है, लेकिन न्यूमेरिकल में देखना तो हमेशा बात होती है के मैक्स का। ये एक्चुअल में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, वो उस इलेक्ट्रॉन की बात करता है जो एनर्जी खाया और फाइ को ओवरकम किया वर्क फंक्शन को। फाइ क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ये क्या है, वर्क फंक्शन, ये एक तरीके का एनर्जी है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है इस मेटल सरफेस का जिससे इस इलेक्ट्रॉन को ये रोक के रखा हुआ है। उतना एनर्जी दिया फिर ये निकल गया। जैसे तुम पढ़ते हो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को तुमने उठाया पॉकेट में रखा लेके चल दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा ही कुछ कि तुम घर में, अपने घर में तो घूम सकते हो, अपने घर में तुम इस रूम में जा सकते हो, उस रूम में जा सकते हो, उस रूम में जा सकते हो, लेकिन रात के 1:30 बजे अगर तुम्हें घर के बाहर लाना है यार, किसी न किसी को बता के जाओगे, वो एनर्जी है, उसी को वर्क फंक्शन बोल रहे हैं अपन। तो ये मेटल का वर्क फंक्शन होता है जो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है।
जो तुमने एनर्जी दिया वो 2 जगह गया, इसको ओवरकम किया, और बचा हुआ सारा का सारा एनर्जी से ये निकला। इसीलिए इस इक्वेशन में ये एक स्पेशल लाइन है कि ये कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है। ये उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है जो कहीं भी कोलिजन ओलिजन नहीं किया। ये सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन के बारे में ये इक्वेशन है कि जो एनर्जी दिया वो 2 जगह गया, फाई में और के में। अच्छा, अब इसका ऑपरेशन कर दो, इस फाई को लिख दो, एनर्जी को लिख दो hc/λ। अब ये वर्क फंक्शन को भी लिखने का एक तरीका है, क्या? hc/λ नॉट। ये लैम्डा नॉट क्या लिख दिया सर आपने? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अभी अगले पेज में बता रहा हूं, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके सर, और ये के मैक्स हाफ mv मैक्स स्क्वायर लिख दो। हाँ सर, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो h न्यू, तो यहां पे लिखोगे h न्यू नॉट। जैसे ये है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यह है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, और यहां पे भी के मैक्स। इस तरीके से 2 तरीके से आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझ पाएंगे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालेंगे कैसे? देखो, थ्रेशोल्ड का बात जब भी होता है तो हम बात करते हैं कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिले और काइनेटिक एनर्जी 0 हो, उस टाइम का एनर्जी, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाए बट 0 काइनेटिक एनर्जी जाए, उस टाइम का जो वेवलेंथ होता है उसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विद 0 काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा तो ये फाई और ई के बराबर होता है। यानी कि जब ये ई और फाई बराबर होता है उस टाइम पे जो वेवलेंथ होता है इसका, उसको बोलते हैं अपन, जल्दी से बताओ क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। जिस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा उस टाइम पे ई बराबर फाई होगा। यानी कि वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी अगर तुमने दे दिया यहां पे, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी 0 हुआ, तब जो वेवलेंथ होता है उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले इसको तुरंत से समझ लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। उससे पहले वर्क फंक्शन समझ लो, फाई। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, यही बता रहा हूं मैं, फाई। यह मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब ये मिनिमम एनर्जी की गारंटी कौन देगा? ये देगा गारंटी जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो ये मिनिमम एनर्जी की गारंटी कौन देगा? व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 0। जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, उस टाइम का जो एनर्जी है वही क्या है? वर्क फंक्शन। उसी को हमने बोला मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल विद 0 काइनेटिक एनर्जी। विद 0 काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम एनर्जी का मतलब यह है जब जाने वाला एनर्जी कुछ भी ना मिले, बस निकल जाए मतलब जस्ट ऊपर आ जाए, उस टाइम पे जो होगा वो ई फाई के बराबर हो जाएगा। और जब ई फाई के बराबर होता है तभी हम इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। तो यहां से तुम्हें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगा कि ऐसे केस में ये एनर्जी जो होगा वो हो जाएगा hc/λ नॉट इज इक्वल टू फाई, और दिस इज कॉल्ड लैम्डा नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये hc/फाई के बराबर है। अच्छा, अब आया मजा। इसी का दुनिया क्या नाम देती है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर ये चीज में फ्रीक्वेंसी के टर्म में लगता तो ये हो जाता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चलो वो भी समझ लो तुरंत से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है वो देखो, प्यार से देखो, मजा आएगा। बोल रहा है इफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 0। क्या लिख दिया? इफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0। थोड़ा सा इंग्लिश हिला हुआ लेकिन बात समझ में आया। बोला लैम्डा व्हेन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 0 इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बोल दिया मैं क्या, इसको थोड़ा सा और इंग्लिश बढ़िया बना देता हूं। द वेवलेंथ लैम्डा
when it is equal to the maximum kinetic energy and that kinetic energy is 0. याद रखना है कि लैम्डा का वो वैल्यू, द वेवलेंथ लैम्डा when equal to the maximum kinetic energy is 0, उस टाइम का जो वेवलेंथ होगा वही क्या होगा, जल्दी से बताओ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फिर से देखो फटाक से तुरंत से, बोला एन इलेक्ट्रॉन में जस्ट कम आउट। व्हाई दिस इज जस्ट? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो 0 है। दैट्स व्हाई द वर्ड यूज है जस्ट कम आउट। इन दिस केस दिस लैम्डा क्या, टिक 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 ठीक, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो लाइन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें मैं अभी ये नहीं पढ़ा रहा था, इसको अभी थोड़ा देर के लिए होल्ड पे डालते हैं, इसको खत्म करो। ये थोड़ा सा 1 सेकंड रुको, मैं नीचे पढ़ाऊंगा इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है सर ये बता दो एक बार, बता देंगे, रुको पहले इसको समझो क्या लिखा हुआ है। मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, मैं लैम्डा नॉट की बात कर रहा हूं। जब मैं लैम्डा नॉट की बात कर रहा हूं तो लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ व्हेन एनर्जी इज इक्वल टू 5 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो मैंने वही लिखा, एन इलेक्ट्रॉन में जस्ट कम आउट इन दिस केस। जब इलेक्ट्रॉन में जस्ट कम आउट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, देयरफॉर E इज इक्वल टू 5 प्लस 0, E इज इक्वल टू 5 प्लस 0, तो इसीलिए मैंने लिखा E इज इक्वल टू 5। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब E इज इक्वल टू 5 होगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, विद जीरो काइनेटिक एनर्जी, विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। इसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। उस केस में जो वेवलेंथ है वो होगा थ्रेशोल्ड वेव। अब बहुत इंपॉर्टेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली इफ लैम्डा इज लेसर देन लैम्डा नॉट। यही मैंने बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उससे लोअर वेवलेंथ दोगे तो एनर्जी बढ़ जाएगा। जब लैम्डा इज लेसर देन लैम्डा नॉट हो गया, इसका मतलब hc बाय लैम्डा जो तुमने एनर्जी दिया वो लेसर देन hc बाय लैम्डा नॉट हो गया। देखो ध्यान से, या ग्रेटर देन हो गया। यहां पे थोड़ा मैथ्स यूज हो रहा है, देखो ध्यान से। अगर ऐसा कुछ है और इसको रिवर्स करोगे ना तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। When hc by lambda is greater than or equal to hc by lambda नॉट, उसी केस में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब जो प्रोवाइड करने वाला एनर्जी है वो या तो ग्रेटर हो या इक्वल टू हो। इक्वल टू होगा तो जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो बढ़िया से कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि या तो ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर भी होता है तो जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, और नहीं तो ये जस्ट सरफेस पे आएगा जीरो काइनेटिक एनर्जी में, और ज्यादा एनर्जी दोगे सप्लाई वाला तो बाहर निकल जाएगा विद सम काइनेटिक एनर्जी। ये जो लैम्डा नॉट है इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल। क्या बात एकदम समझ में आ गया, तुम्हारे जहन में बैठ गया पूरा का पूरा? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, आग लगा दो, दिल बसा दो मेरे प्यारे बच्चा, जल्दी से ये सारा काम कर दो। क्लियर है पूरा एकदम मस्त वाला? तो ये हमने आज बात करी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, ये 1-to-1 कॉलिजन है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, और ये 1-to-1 इंटरेक्शन है। क्या मतलब इसका? क्योंकि ये पैकेट है तो एक पैकेट के पास जितना एनर्जी है वो ये खाता है और फिर ये निकलता है। ये 1-to-1 कॉलिजन है। ऐसा नहीं होगा कि 10 चीज को मिला कि इसको एनर्जी दो तो होगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर हमने मिनिमम एनर्जी जो है जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उससे कम एनर्जी दिया लेकिन फोटोन बढ़ा दिया, क्या मतलब है इसका सर? दोबारा बोलिए। जैसे कि मान लो एक फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी है, और ये मेटल जो है इसका वर्क फंक्शन मान लो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने ऐसे 5 फोटोन दे दिए, 5 फोटोन एक साथ गिरा दिया इसी के ऊपर, सब इसी के ऊपर गिरा। क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा? क्वेश्चन ये है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा। भले तुम्हारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी क्यों ना हो, लेकिन एक फोटोन का एनर्जी
यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा नहीं हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, ये बोल रहा था। दैट्स व्हाई इट इज 1-to-1 इंटरेक्शन, यानी कि एक फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होगा, यानी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। और एनर्जी ऑफ फोटोन मतलब ईच फोटोन, एक फोटोन का एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से बड़ा है तभी होगा। ऐसे केस में नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डज नॉट टेक्स प्लेस। नहीं होगा ऐसे में। आया बात समझे? तो एक फोटोन का एनर्जी होना चाहिए 10 मिल के नहीं होना चाहिए, 100 मिल के नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1-to-1 इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही एनर्जी मिलता है तुरंत से इलेक्ट्रॉन निकलता है विदाउट एनी टाइम लैग। एनसीईआरटी इस लाइन को बार बार बोलती है, ध्यान से सुनना, विदाउट एनी टाइम लैग, विदाउट एनी टाइम लैग, ये लाइन खूब यूज होता है एनसीईआरटी में। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ये प्रोसेस होगा बिना किसी टाइम का, जैसे एनर्जी मिला सटाक से एनर्जी से बाहर निकल जाए। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वो E-5 के बराबर होगा। अब ये क्या है सर? ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि कैसे EV0 Kemax के बराबर होता है। ठीक, तो अब एक चीज, इसका 15 मिनट का बचा हुआ है, उसके बाद तगड़ा गेम करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पहले इधर आ जाइए। ये क्वेश्चन देखो 2005 में पूछा, बोला द वर्क फंक्शन फॉर द मेटल AbCr 1.92, 2.0, और ये 2023 में भी पूछा यही क्वेश्चन, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर द मेटल व्हिच विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस। इस वेवलेंथ के पास एनर्जी कितना है पहले वो निकालो, Sc बाय लैम्डा। Sc कितना सिखाया था? 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। और ये क्या है? एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को जब तुम देखते हो तो 10 का पावर -10 मीटर होता है, ध्यान रखना, ये 10 का पावर -10 मीटर होता है ये एंगस्ट्रम। बात आया समझ में? अब इसको चेंज करो जल्दी से। तो ये तो मीटर में है सर, यहां पे तो नैनोमीटर है सर, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है। हाँ, तो कैंसिल आउट तो नहीं होगा? एक काम करो ना, तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र तो है ना, क्या करो, इसको हटाओ और 10 का पावर -10 को लिख लो। क्या? 10 का पावर -9 इंटू 10 का पावर -1। अब ये मीटर है और ये 10 का पावर 9 और मीटर को लिख लो नैनोमीटर। हो गया कहानी की सेट, हो गया 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 4100। और यहां पे देखो ये दोनों मिलके क्या हो गया? नैनोमीटर हो गया। और ये 10 का पावर -1 ऊपर चला गया, लिख लो 10। सर बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार, बड़ा बढ़िया। क्या हुआ वो देखो, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ये 41 से जाएगा क्या? जल्दी से देखो, 41 से 3 टाइम्स में कितना हो गया? 3 टाइम्स में कितना हो गया? ये जल्दी से बोलो, 3 4 3 12, 123 हुआ। तो ये लगभग 3 मान लो, बोलो हाँ है ना, लगभग 3 मान लो। तो 1200 हुआ ना, ये 1242 है तो 1230 हुआ एक्चुअल में। ये लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ सर बड़ा शानदार, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यानी कि एनर्जी जो हमने दिया वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अभी हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तब हो सकता है जब एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो। 5 कितना है? 1.92, यानी कि हो जाएगा इससे। 5 कितना है? 2, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा। ए और बी से होगा, ए एंड बी ओनली। ए ओनली गलत, ए एंड बी ओनली, बी आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस का अपन धुआं उड़ाएंगे। जल्दी से देखिए, ये वाला क्वेश्चन 2023 का है, इसको एक बार अटेम्प्ट करके बताइए। और केमिस्ट्री का लेक्चर का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ेंगे, और उसके बाद अब स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री रियल में। अभी तक तो केमिस्ट्री ऐसे ही मजेदार फिजिक्स टाइप का चल रहा था, अब केमिस्ट्री वाला चीज आएगा तो मजा आएगा। क्वांटम नंबर वगैरह पढ़ेंगे और बोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये 10 मिनट पढ़ेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है।
एनसीईआरटी जरूर आप लोग साथ के साथ रीड करें, तभी मजा आएगा, आप लोग सीखेंगे। अगर ये सारे लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनका तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है। पूरा एक क्लब बैच फ्री है जहां पे हम कंप्लीट केमिस्ट्री कवर करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और यहां पे अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल, बहुत जल्द ऑर्गेनिक भी होगा और एकदम धुआं धुआं और मस्त वाला करेंगे। थैंक यू सो मच बचवा एंड बचवी लोग, मिलेंगे इसी तरीके से एक और जबरदस्त लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।